पाला रूलर्स। जो फर्स्ट पेंटिंग इंडिया में मिनिएचर पेंटिंग का इस्टेब्लिश हुआ वो पालाज रूलर ने इस्टेब्लिश किया। बेसिकली 5th सेंचुरी एडी के बाद जो इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन थी, गुप्ताज रूलर डिसमेंटल हो चुके थे और उसके बाद नॉर्थ इंडिया में हर्षवर्धन नए रूलर बने। वेस्ट इंडिया में राजपूत ने अपना वर्चस्व इस्टेब्लिश किया और ईस्ट इंडिया में पालाज रूलर नए रूलर बने। जो पालाज रूलर के सेकंड किंग थे धर्मपाल, उस टाइम तक पालाज रूलर अपना प्रॉपरली एस्टेब्लिश कर चुके थे और उनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं था। तो जो सेकंड रूलर थे धर्मपाल, उनका ध्यान फिर आर्ट एंड कल्चर, रिलीजियस और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज की तरफ ज़्यादा था। वो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। धर्मपाल के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। वो अशोक से इंस्पायर्ड थे, बुद्धिज्म के बिलव्ड फॉलोवर थे और उनका ये मानना था कि थ्रू एजुकेशन हम सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं और उसकी वजह से उन्होंने 2 और 3 यूनिवर्सिटीज़ को रिनोवेट किया और इस्टेब्लिश किया। जो पहली यूनिवर्सिटी थी नालंदा यूनिवर्सिटी, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी को माना जाता है कि दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी और ये गुप्ता ईरा के दौरान इस्टेब्लिश की गई थी। बट विद टाइम ये थोड़ी टूट गई थी और फिर धर्मपाल ने इसको रिनोवेट किया। 100 विलेजेस की जो ज़मीन थी इस यूनिवर्सिटी को दी और इसको इस्टेब्लिश किया दोबारा से। दूसरी जो यूनिवर्सिटी थी फेमस, वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को धर्मपाल ने इस्टेब्लिश किया और यहाँ के जो टीचर्स वगैरह थे उनका प्रॉपर सब खर्चा धर्मपाल जो रूलर थे वही उठाते थे। और इन यूनिवर्सिटीज में बुद्धिज्म को प्रमोट किया गया। दोबारा से बुद्ध से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज थी, उनकी टीचिंग्स थी, उनको लिखा गया। और इसी दौरान जो बुद्ध से रिलेटेड पिक्चर्स थी, पेंटिंग्स थी, वो भी ड्रॉ करना स्टार्ट हुई। बेसिकली जो मिनिएचर पेंटिंग का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो एक सेपरेट कोई पेंटिंग नहीं होती थी, रादर देन बुक होती थी, लिटरेचर्स होती थी और लिटरेचर में ही ये श्लोक्स लिखे जाते थे और बीच में ही बुद्ध की या बुद्ध से रिलेटेड पिक्चर ड्रॉ की जाती थी और इसी को ही हम मिनिएचर पेंटिंग बोलते हैं। बेसिकली मिनिएचर पेंटिंग एक मैन्यूस्क्रिप्ट से स्टार्ट हुई थी। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है? मेन्यू का मतलब होता है हैंड और स्क्रिप्ट लिखना, यानी कि जो भी चीज़ें हाथ से लिखी जाए, जैसे कि आप अभी नोट कर रहे हो तो एक तरह से वो भी मैन्यूस्क्रिप्ट मान सकते हो आप। तो मिनिएचर पेंटिंग्स की बिगनिंग ही मैन्यूस्क्रिप्ट के रूप में हुई थी कि किताबें लिखी जाती थी और बीच में पेंटिंग बनाई जाती थी। बाद के टाइम हम देखेंगे कि मिनिएचर पेंटिंग एक फुल फ्लैज पेंटिंग के रूप में स्टैब्लिश हुई थी और जब ये बिना इस तरह की बुकों में ना लिखी जाए बल्कि एज ए इंडिपेंडेंट पेंटिंग्स ड्रॉ की जाएं। तो हम पाल स्कूल के बारे में पढ़ते हैं। तो इन यूनिवर्सिटीज़ की वजह से आर्ट एंड कल्चर काफ़ी प्रमोट हुआ, लिटरेचर्स काफ़ी सारे लिटरेचर्स लिखी गई और ये न्यू पेंटिंग स्टाइल भी स्टैब्लिश हुआ। और जो दूसरी खासियत थी पालाज रूलर की, कि जो उनकी पॉलिसीज थी वो सॉफ्ट डिप्लोमेसी के बेस्ड पे थी रादर देन, देखिए डिप्लोमेसी 2 तरह की होती है, ये दूसरे किंगडम्स और दूसरे देशों के साथ रिलेशन कैसे बनाया जा सकता है। 2 उसके मेन प्रिंसिपल देते हैं, एक हार्ड डिप्लोमेसी होती है, एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी होती है। हार्ड डिप्लोमेसी में क्या होता है कि डरा के, धमका के, युद्ध करके, लड़ाइयाँ करके, बैटल्स करके दूसरे राज्य को या दूसरी कंट्री को हथाना या उसके साथ रिलेशंस बनाना। और सॉफ्ट डिप्लोमेसी होती है कि आप उसके कल्चर को इन्फ्लुएंस करो थ्रू एजुकेशन, थ्रू अपने एम्बेसडर्स को भेजकर, गिफ्ट देकर, या आप जो भी आपके कल्चर में अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उसको प्रमोट करो और एक तरह से उनके लोगों का परमानेंट दिल जीतना सॉफ्ट डिप्लोमेसी है। और
इंडियन हिस्ट्री में कुछ ही रूलर्स ऐसे हुए हैं जो कि सॉफ्ट डिप्लोमेसी में कामयाब हुए हैं। बेसिकली पहला स्टेप होता है हार्ड डिप्लोमेसी, चाहे हम अशोक की बात करें, उसके बाद हम गुप्ता डिनेस्टी की बात करें, या हर्षवर्धन की बात करें, या पाला रूलर की बात करें, ये बेसिकली माने जाते हैं कि सॉफ्ट डिप्लोमेसी के एक्सपर्ट थे। लेकिन उससे पहले ये हार्ड डिप्लोमेसी लगभग सभी ने अप्लाई की थी, और जब इनका किंगडम एक स्टैब्लिश हो गया था तो ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी की तरफ गए थे। और पालाज रूलर की भी यही स्टोरी थी। जब उन्होंने बुद्धिज्म की लिटरेचर, बुद्धिज्म से रिलेटेड आर्ट एंड कल्चर को नई डायमेंशंस दी, तो वो अपने स्टूडेंट्स भेजते थे दूसरे कंट्रीज में, और दूसरी कंट्रीज के स्टूडेंट्स भी इंडिया में आते थे, और एक तरह से कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होती थी। इंडिया की जो डिप्लोमेसी स्ट्रेटजी है आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो भी एक तरह से सॉफ्ट डिप्लोमेसी है। इंडिया क्या करता है? इंडिया किसी को डायरेक्ट वॉर नहीं करता, डायरेक्ट चैलेंज नहीं करता, बल्कि इंडिया का मानना है कि अपना कल्चरली इन्फ्लुएंस करो, जो हमारे कल्चर की अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, और इकोनॉमिकली, एजुकेशनली दूसरे कंट्रीज को इन्फ्लुएंस करो। खासकर जो भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं, उनको तो सॉफ्ट डिप्लोमेसी के थ्रू ही हैंडल करना चाहिए। एक या दो कंट्रीज है, पाकिस्तान, चाइना, उनको हम हार्ड डिप्लोमेसी से हैंडल करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज वी हैंडल थ्रू सॉफ्ट डिप्लोमेसी। तो पालाज ने यूनिवर्सिटीज के थ्रू पेंटिंग्स को इस्टेब्लिश किया, और ये इतना प्रोमोट हुआ कि जो दूसरे कंट्रीज के स्टूडेंट्स थे वो खुद आए इंडिया में, और यहाँ पे रहे, पढ़े, और पेंटिंग्स को और आर्ट एंड कल्चर को और फर्दर डेवलप किया। तो वो कहाँ कहाँ से आते थे? साउथ ईस्ट एशिया से, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, और जो कि इंडिया के आसपास है, साउथ एशियन कंट्रीज, चाहे श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, तिब्बत वगैरह। जी, ये हमने देखा कि ये पेंटिंग्स बुक्स में लिखी जाती थी, लिटरेचर में। तो कुछ बुक्स या कुछ फेमस लिटरेचर का नाम है का अष्ट सहस्त्र। ये बेसिकली बुद्ध की लाइफ से को डिस्क्राइब करती है, और इसमें अष्ट यानी कि 8, सहस्त्र 1000, 8000 श्लोक्स या मंत्रार्थ लिखे हैं इस फॉर्म में। जैसे ये एक श्लोक है, और ऐसे 8000 श्लोक लिखे हैं, और हर श्लोक पे एक पेंटिंग बनी है। चलिए इसके बाद अपभ्रंश स्कूल के बारे में पढ़ते हैं। अपभ्रंश स्कूल, अपभ्रंश का क्या मतलब होता है? हम देखते हैं कि आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री और एनवायरनमेंट में नाम को अगर आपने तोड़ के देख लिया, और नाम को अगर आपने समझ लिया, तो आपका आधा काम खत्म हो जाएगा। अपभ्रंश ये संस्कृत वर्ड है, और इसका मतलब होता है डेविएटेड या करप्टेड, या फिर जो कि संस्कृत की ग्रामर को ना माने। अपभ्रंश बेसिकली कहाँ से आया है? इंडिया में वैदिक कल्चर था, उसके बाद जब इंडियन सोसाइटी में इविल स्टार्ट हुए, रिजिड कास्ट सिस्टम, इस तरह की चीजें, तो बुद्धिज्म और जैनिज्म का इमर्जेंस हुआ। और जब बुद्धिज्म और जैनिज्म का इमर्जेंस हुआ, तो जो बेसिकली ऑर्थोडॉक्स वेद को फॉलो करते थे, उन्होंने बुद्ध को और जैन को मानने वालों को डेविएटेड या करप्टेड, या कि ये एक जो ऑर्थोडॉक्स पाथ है उससे अलग है। चाहे उनकी लिटरेचर हो, वो चाहे उनका खान पीन का सिस्टम हो, चाहे उनकी फिलोसफीज हो। तो वहीं से अपभ्रंश वर्ड का ओरिजिन हुआ था। और जो भी ऑर्थोडॉक्स प्रिंसिपल्स को ना मानता हो, जो कि वेदास की फिलोसफी को ना मानता हो, तो उसको अपभ्रंश बोल दिया जाता है। तो ऐसे ही ये अपभ्रंश स्कूल आप समझ सकते हैं, ये बेसिकली जैनिज्म से रिलेटेड स्कूल था, और ये हमारा हुआ था वेस्ट इंडिया में, गुजरात और राजस्थान में। आज भी आप देखते होंगे जो जैनिज्म के मोस्टली फॉलोअर्स हैं वो गुजरात और राजस्थान में है। राजस्थान में माउंट आबू एक फेमस जैन पिलग्रिमेज है। तो ये 11th
टू 15th सेंचुरी के बीच में स्कूल का एस्टेब्लिश हुआ था, और ये वही था सेम लिटरेचर्स होती थी, लिटरेचर के बीच में पेंटिंग्स बनाई जाती थी रिलेटेड टू जैन तीर्थंकर। बाद में इसमें वैष्णिज्म को भी ऐड किया गया था, लेकिन जो ओरिजिन था और जो मेन अब इसमें जो थीम्स है वो जैनिज्म से ही रिलेटेड हैं। जैसे कि एक बुक आप बोल सकते हो कल्पसूत्र। कल्पसूत्र बेसिकली एक लिटरेचर है जिसमें कि जितने भी तीर्थंकर हुए हैं जैन से रिलेटेड उन सब की बायोग्राफी दी गई है, और उन सब की बायोग्राफी को पेंटिंग के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। और बाद में जब हम देखते हैं अपभ्रंश स्कूल में वैष्णिज्म को भी ऐड किया गया था। बेसिकली वो गीत गोविंद बुक है, ये जयदेव की, कृष्ण से रिलेटेड, कृष्ण की रासलीलाओं से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड पेंटिंग्स भी हम इस स्कूल में देखेंगे। कुछ फीचर देख लेते हैं स्कूल के। देखिए आंखें, देखिए आपको डिटेक्टिव बनना पड़ेगा। आंखें देखिए, नॉर्मल आंखें नहीं है, फिश की तरह बनाई गई आंखें हैं, बल्जिंग बल्जिंग आइज बोलते हैं इनको। नोज देखिए कितना पॉइंटेड नोज है, और जो कलर्स हैं वो ब्राइट और कलर्स हैं, और गोल्ड को ज्यादा प्रेफरेंस दी गई है, एक तरह से गोल्ड कलर्स को, इसको ब्राउन नहीं है गोल्डी शेड दी गई है। तो ये अब्रंस स्कूल था, इंपॉर्टेंट स्कूल था। पालास के बाद ये सेकंड स्कूल नंबर जो था पेंटिंग्स में। इसके बाद मडिवल ईरा स्टार्ट हो जाती है। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि एंशियंट, मडिवल और मॉडर्न इराज में क्या डिफरेंस है, क्यों हम मडिवल को और मॉडर्न को डिफरेंशिएट करते हैं, वो एक डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो मेडिवल एरा में दो ही डिनेस्टीज थी, सल्तनत डिनेस्टी और मुगल डिनेस्टी। तो इन्हीं के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ फीचर्स जो कि मेडिवल ईरा में हमें मिलते हैं। पहला फीचर है कि सारा ही साइड प्रोफाइल थी, जितनी भी पेंटिंग थी वो सभी साइड प्रोफाइल थी, एक ही आंख आपको दिखती हुई मिलेगी, साइड पोज थे, ना कि इस तरह का कोई पोर्ट्रेट था या सामने फोटो नहीं थी। पेंटिंग, कोई भी ऐसी पेंटिंग नहीं थी इन 400-500 सालों में, कोई भी ऐसी पेंटिंग नहीं बनी मुगल और सल्तनत के अंदर कि वो ऐसे सेल्फी पोज हो, वो सब साइड पोर्ट्रेट थे। दूसरा, बल्जिंग आइज थी। बल्जिंग आइज हमने देखी ही, मोटी मोटी और एक तरफ से बल्ज, जैसे इसमें आप देख सकते हैं। दूसरा, जो वुमेन्स को रिप्रेजेंट किया गया था वो एक स्लिम वेस्ट की होती थी। एंशियंट हिस्ट्री में हमने देखा था कि वुमेन को एक डिफरेंट रूप में प्रेजेंट किया जाता था, लेकिन इस टाइम एक डिफरेंट फॉर्म थी। और दूसरा, उनके जो हेयर्स थे वो लंबे होते थे, देखिए कहाँ तक जा रहे हैं हेयर्स। और इस टाइम मेडिवल ईरा में ये पेंटिंग्स बेसिकली पैलेसेस में या पेट्रोनाइज्ड पेंटिंग बोल सकते हो, जैसे कि पालाज की भी पेंटिंग पेट्रोनाइज थी, किंग ही उनको रहने खाने पीने का बंदोबस्त करते थे और प्रमोट करते थे। या अपभ्रंश स्कूल जो है एक रिलीजियस थी, वो आप पेट्रोनाइज नहीं बोल सकते इतनी, लेकिन जो मेडिवल ईरा की थी वो मोस्टली पेट्रोनाइज थी। लेकिन साथ में मेडिवल ईरा में भक्ति मूवमेंट भी हम देखेंगे चली थी, और भक्ति मूवमेंट के टाइम जो भी लोकल संत थे या जो लोकल थे वो विदाउट पेट्रोनाइज्ड खुद की भी पेंटिंग्स बनाते थे। और इस टाइम जो बड़ी एक फेमस पेंटिंग थी वो कृष्ण जी की थी, क्योंकि वैष्णिज्म काफी प्रोमोट हुआ था भक्ति ईरा के टाइम, और कृष्ण जी को ब्लू कलर में ही दिखाया जाता था मोस्टली। आपने अगर महाभारत और कृष्ण लीला जैसे टीवी सीरीज देखे तो उसमें भी आप देखोगे कि ब्लू कलर में कृष्ण जी को दिखाया जाता है बहुत बारी। पहले चलते हैं मेडिवल ईरा में सल्तनत ईरा। सल्तनत पीरियड के टाइम कोई भी पेंटिंग इवॉल्व नहीं हुई थी, क्योंकि जो सुल्तान थे वो शरीयत लॉ को मानते थे, और उसमें पेंटिंग्स को बनाना एक अच्छा नहीं माना जाता था, इसलिए उन्होंने कभी पेंटिंग को प्रमोट नहीं किया।